अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब। आज हम आई एस 16 के डिस्कशन को फर्दर आगे लेकर जाएंगे। और जो चीज़ आज डिस्कस करनी है वो है डेप्रिसिएशन के मुख्तलिफ तरीके, मेथड्स। ये याद रहे कि आज हम जो डेप्रिसिएशन के मेथड्स डिस्कस करेंगे वो एग्जॉस्टिव नहीं है। यानी कि ऐसा नहीं है कि इसके अलावा और कोई तरीका हो ही नहीं सकता। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के बहुत सारे मुख्तलिफ तरीके होते हैं। उसमें से जो चार कॉमन तरीके हैं उनकी डिस्कशन आज हम यहां पर कर रहे होंगे। सबसे पहले तो डेप्रिसिएशन को दोबारा से देखते हैं कि डेप्रिसिएशन है क्या। तो मैंने कुछ उसके बारे में बातें लिखी हैं। इट इज नॉट अप्रोप्रिएट टू रिकॉग्नाइज टोटल कॉस्ट ऑफ सच एसेट्स एज एन एक्सपेंस, या इट इज नॉट अप्रोप्रिएट टू रिकॉग्नाइज टोटल कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट as an expense. Depreciation expense matches the cost of a non-current asset to the benefit earned from its use in the business. अब ये दो बातें बड़ी ज्यादा जरूरी हैं। देखिए, IA-16 का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब आप कोई नॉन करंट एसेट खरीदते हैं तो उससे आपको एक बहुत लंबे अरसे तक बेनिफिट मिलता है। लिहाजा जब आप कोई एसेट खरीदें तो उसको डायरेक्टली एक्सपेंसेस में ना लेकर जाएं, बल्कि पहले आप उसको एज अ नॉन करंट एसेट बुक करें, रिकॉर्ड करें, रिकॉग्नाइज करें। और फिर जैसे जैसे उससे बेनिफिट्स आते रहें वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे एक्सपेंसेस में शामिल करते रहें। मिसाल के तौर पर लेट से मैं बार बार ये मिसाल दे चुका हूं, दोबारा एक बार देना मुनासिब समझूंगा। लेट से मैंने कोई एसी खरीदा, एयर कंडीशनर खरीदा और उसकी 5 साल की जिंदगी है। मैंने वो 70,000 रुपये में खरीदा। तो मैं अगर उसको 5 साल या लेट से 7 साल इस्तेमाल करूंगा तो मुनासिब ये होगा कि मैं पहली एंट्री पास करूं, नॉन करंट एसेट्स डेबिट 70,000, बैंक अकाउंट क्रेडिट 70,000। और फिर हर साल 10-10 हज़ार रुपये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस के तौर पर लेता जाऊं। यानी कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूम्यूलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट करता जाऊं हर साल 10,000 रुपये से। 70,000 का एसी था और 7 साल मुझे फायदा देगा, 7 साल मुझे बेनिफिट देगा। एज्यूमिंग कि हर साल इक्वल फायदा आएगा तो मैं 70,000 के 10 हिस्से कर दूं और मैं बोलूं भाई पहले साल मैंने उससे 10,000 का बेनिफिट लिया, दूसरे साल 10,000 का बेनिफिट लिया, तीसरे साल 10,000 का बेनिफिट लिया, चौथे साल 10,000 का बेनिफिट लिया, पांचवें साल 10,000 का बेनिफिट लिया, छठे साल 10,000 का बेनिफिट लिया और सातवें साल भी 10,000 रुपए का बेनिफिट लिया। तो IA-16 ये कहता है कि कोई भी नॉन करेंट एसेट जब आप परचेज करते हैं उसकी एक लंबी लाइफ होती है, उसकी जिंदगी बहुत ज्यादा होती है। वो एसेट आपको मल्टीपल ईयर्स तक बेनिफिट दे रहा होता है, लिहाजा पहले ही साल में उसको एक्सपेंसेस में लेकर जाना ठीक बात नहीं है। पहले ही साल में डबल एंट्री पास करना, एक्सपेंस डेबिट 70,000 और बैंक अकाउंट क्रेडिट 70,000, ये मुनासिब बात नहीं है। जरा इसको हम यहाँ पर डिस्कस भी कर लेते हैं, थोड़ा सा आपको याद रहे। देखिए, मैंने एक एसी खरीदा, एसी की कॉस्ट 70,000 है। मैंने वो ईयर नंबर 1 में खरीदा। इनकरेक्ट ट्रीटमेंट क्या है? इनकरेक्ट ट्रीटमेंट जो आपने करना नहीं है, जो आपको आईएएस मना करता है। आईएएस बोलता है ऐसा नहीं करना कि आप एक्सपेंसेस डेबिट कर दो 70,000 रुपए से और बैंक अकाउंट क्रेडिट कर दो 70,000 रुपए से। क्यों मना करता है आईएएस? आईएएस इसलिए मना करता है, बोलता है कि क्या इसका बेनिफिट आपको सिर्फ और सिर्फ ईयर नंबर 1 में मिला है? क्या आपको सिर्फ और सिर्फ ये एसी की हवा या एसी के इस्तेमाल से फायदा एक ही साल हो रहा? नहीं। ये एंट्री पास होती है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स के लिए। मिसाल के तौर पर आपने गाड़ी में पेट्रोल डलवाया, मिसाल के तौर पर आपने खाना खाया, मिसाल के तौर पर कोई भी ऐसा एक्सपेंस कर लिया जो डे टू डे था, ऑपरेशनल एक्सपेंस था। करेक्ट ट्रीटमेंट आईएएस क्या कहता है? करेक्ट ट्रीटमेंट के बारे में आपको आईएएस ये कहता है कि भाई जब आप इस एसी को परचेज करोगे तो आपको नॉन करंट एसेट्स को डेबिट करना चाहिए 70,000 से और बैंक अकाउंट को जो है ना वो क्रेडिट करना चाहिए 70,000 से। यानी कि आप सबसे पहले तो अपने एसी को 70,000 पर जिस दिन आपने खरीदा है उस दिन रिकॉर्ड कर लें। मान लें कि मैंने ये एसी 1 जनवरी 2020 में खरीदा, तो 1 जनवरी को ये एंट्री पास कर ली। फिर जब एक साल गुजर जाए यानी कि 31 दिसंबर 2021 आ जाए तो आप एक एंट्री पास कर लें, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूम्यूलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट क्रेडिट।
और लेट से मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि 70,000 की ये चीज़ खरीदी है, हर साल मुझे एक ही जितना फायदा देगी और इसकी ज़िंदगी अगर 7 साल है, तो मैं 7 से डिवाइड कर कर हर साल 10,000 रुपये से ये एंट्री पास करता रहूँ। अब सर ये एंट्री क्या शो कर रही है? देखिए, इसका जो डेबिट है ना, वो है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट। ये याद रखिएगा, ये जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट है, इसका मतलब ये है कि आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंसेस में 10,000 रुपए का एक्सपेंस शो कर रहे हो, डेप्रिसिएशन का, इस बात का कि वो एसी 70,000 का था, 7 साल उसकी जिंदगी थी, पहले साल चलाया तो 10,000 रुपए की उसकी यूटिलाइजेशन हो गई, उन पैसों की यूटिलाइजेशन हो गई। एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन के बजाय कभी कभी आप देखोगे कि नॉन करंट एसेट का अकाउंट भी क्रेडिट हो रहा होता है, एक ही बात है। यानी कि ये जो एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन है, इसका नेचर क्या है? अगर एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन का कोई अकाउंट बना रहा है तो उसका मतलब है कि ये एक कॉन्ट्रा एसेट है। कॉन्ट्रा एसेट वो अकाउंट्स हैं जो एसेट का उलट चलते हैं। इफेक्टिवली आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन ना करो, नॉन करंट एसेट के ही अकाउंट को डेबिट कर दो, क्रेडिट कर दो 10,000 रुपए से। अगर सर हम नॉन करंट एसेट के ही अकाउंट को, नॉन करंट एसेट के ही अकाउंट को क्रेडिट कर रहे होते, तो सर वो हमारा नॉन करंट एसेट का अकाउंट नजर कैसा आता? अगर मैं आपके नॉन करंट एसेट के अकाउंट को यहाँ पर बना दूं, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं नॉन करंट एसेट, जब आपने उसको खरीदा होता तो आपने उसको डेबिट साइड पर 70,000 रिकॉर्ड करा हुआ होता। और अगर आप नॉन करंट एसेट के ही अकाउंट में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की एंट्री पास करते हो, यानी कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और नॉन करंट एसेट्स का अकाउंट क्रेडिट, तो आप यहां पर ही डेप्रिसिएशन एक्सपेंस शो करते 10,000 का पहले साल का, और पहले साल के आखिर का आपका जो कैरी डाउन होता वो 60,000 पर होता। सर अगर मैं एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन का अकाउंट अलग मेंटेन कर रहा होता, तो एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन के अकाउंट का बैलेंस जो है वो 10,000 रुपये आ रहा होता, और फिर हम बैलेंस शीट पर उसको नेट कर कर शो करते हैं। इस तरह की चीजें आप लोगों ने बेसिक लेक्चर्स में उम्मीद है कि पढ़ी जरूर होंगी, और अगर किसी किस्म की कोई रिवीजन की जरूरत हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। अब हम आ जाते हैं हमारे मेन प्राइम पर्पस पर। इस वीडियो का जो प्राइम पर्पस है वो डेप्रिसिएशन के मुख्तलिफ मेथड्स को देखना और सीखना और समझना है। अच्छा, यहां पर मैंने कैरिंग अमाउंट की भी एक डेफिनेशन लिख दी है। कैरिंग अमाउंट की क्या डेफिनेशन है? इज द अमाउंट एट विच एन एसेट इज रिकॉग्नाइज्ड आफ्टर डिडक्टिंग एनी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉसेस। इम्पेयरमेंट लॉसेस अभी हमने टच नहीं करे हैं, तो इससे आप परवाह ना करें, फिक्र ना करें। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब होता है पिछले जितने भी साल गुजर गए हैं उनकी टोटल डेप्रिसिएशन। अब हम मेथड्स की तरफ आते हैं और कुछ वर्किंग करते हैं जिससे मजीद आपको बातें समझ में आएंगी। सबसे पहला और आसान तरीन मेथड जो डेप्रिसिएशन का है उसका नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड या स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन पॉलिसी। ये हम कब अप्लाई करते हैं? हम स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड तब अप्लाई करते हैं जब हमें यूं लगे कि किसी एक पर्टिकुलर एसेट से हर साल एक ही जितना मुझे फायदा मिल रहा होगा। मान लीजिए कि मैंने एक घर खरीदा और घर की जिंदगी 20 साल है, तो पहले साल भी उस घर में वैसी ही नींद आएगी जैसी दूसरे साल आएगी। घर की वजह से हो सकता है कि वो नींद का कोई ताल्लुक ना हो, यानी कि वो तो आपको उतना ही आराम देगा, उतना ही सुकून देगा। लेकिन कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जो शुरू में बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं। जिस तरह से आपने कोई लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन परचेज किया, शुरू में उसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा थी और बाद में वो स्लो होता गया और आखिरी साल में बेनिफिट तो दिया लेकिन कंपैरेटिवली बहुत कम। स्ट्रेट लाइन मेथड कब यूज़ होगा? जनरली बिल्डिंग्स की डिप्रिसिएशन के लिए यूज़ होगा, क्योंकि हम एज्यूम करते हैं कि भाई एक बिल्डिंग हमने खरीदी है, उस बिल्डिंग से मुझे हर साल इक्वल बेनिफिट हासिल हो रहा होगा। तो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या है सर? डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए ऑल्टरनेटिवली कभी कभी डेप्रिसिएशन का आपको रेट दिया हुआ होगा तो आप कॉस्ट को उस रेट से मल्टीप्लाई कर दोगे। रेट कैलकुलेट करने के लिए डेप्रिशिएबल अमाउंट एक्चुअली कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू से ही आता है, डिवाइडेड बाय कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय यूजफुल लाइफ। तो हम थोड़ी सी एग्जांपल लिख लेते हैं। लेट से आपने एक एसेट परचेज करा 2 लाख का, उसकी रेजिडुअल वैल्यू 20,000 है और उसकी जिंदगी 5 साल है। अगर तो मैं डेप्रिसिएशन का रेट कैलकुलेट करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा? अगर मैं डेप्रिसिएशन का रेट कैलकुलेट करना चाहता हूं तो मैं कॉस्ट में से रेजिडुअल वैल्यू को माइनस करूंगा, यानी कि मैं 2 लाख में से 20,000 रुपए को माइनस करूंगा। इसको हम डेप्रिशिएबल अमाउंट भी कहते हैं। और फिर मैं उसको 5 से यानी कि उसकी यूजफुल लाइफ से डिवाइड कर दूंगा। लाइफ की डेफिनेशन भी हमने सेपरेटली पढ़ी है। ये एंटिटी ऐसा समझती है
या इसको ऐसा लगता है कि ये अपने इस एसेट को 5 साल इस्तेमाल करेगी। डेप्रिसिएशन का जब रेट आ गया, ठीक है, फॉर्मूला क्या है, डेप्रिशिएबल अमाउंट, डेप्रिशिएबल अमाउंट यानी कि 1,80,000 डिवाइडेड बाय कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय यूजफुल लाइफ यानी कि 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 5। उस रेट को आप अप्लाई कर दें अपनी, दो तरीके हैं। एक तो जो आपने रेट कैलकुलेट किया उसको कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दें, 2 लाख की कॉस्ट थी, 18% का रेट आया, 2 लाख का 18% 36,000 होता है। या दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए कॉस्ट में से रेजिडुअल वैल्यू को माइनस करें, यानी कि जो डेप्रिशिएबल अमाउंट आया वो कैलकुलेट करें और उसको जिंदगी यानी कि लाइफ से डिवाइड कर दें। तो 1 साल की डेप्रिसिएशन 36,000 आ रही है। अब मैंने ये एक टेबल बनाया है, इस एसेट की जिंदगी 5 साल है, ईयर 1 2 3 4 5, हर साल के आखिर की मैं जो है वो टेबल की वर्किंग कर रहा हूँ। पहले साल के आखिर में, दूसरे साल के आखिर में, तीसरे साल का आखिर, चौथे साल का आखिर, पांचवें साल का आखिर। 2 लाख रुपए कॉस्ट है, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन जो है वो 36,000 है, तो मेरे पास कैरिंग अमाउंट जो आएगी 164,000 आएगी पहले साल के आखिर में, पहले साल के आखिर में। दूसरे साल क्या होगा, दूसरे साल 72,000 क्यों हो गई है, ये एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन है। अगर मैं यहाँ पर डिप्रिसिएशन लिखता ना तो हर साल 36,000 की ही वैल्यू लिख रहा होता, 36,000, 36,000, 36,000, 36,000, 36,000। देखो, एक चीज होती है डेप्रिसिएशन और एक चीज होती है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब है 1 साल का जो एक्सपेंस है डेप्रिसिएशन का, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब है सारे सालों का, जितने भी साल गुजर चुके हैं उनका टोटल। कैरिंग अमाउंट कैसे आती है, वैसे इम्पेयरमेंट लॉसेस की भी एडजस्टमेंट होती है, वो अभी हमने नहीं पढ़ा। तो कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं, आपकी कैरिंग अमाउंट आ जाएगी, सेकंड ईयर की कैरिंग अमाउंट, थर्ड ईयर की, फोर्थ ईयर की, फिफ्थ ईयर की। तो मेरे ख्याल में ये जो स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है ये बड़ा आसान है, इसमें कोई मसले की बात नहीं है। और ये स्प्रेडशीट की फाइल भी आप देख सकते हैं, इसमें सारी चीज़ें फॉर्मूलों के जरिए लिंक्ड है, तो आप आराम से इसको टैली कर सकते हैं, इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल डेप्रिसिएशन की अमाउंट सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी, डिफरेंट नहीं होगी। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं अगले तरीके पर, जो है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, आरबीएम। आरबीएम में रेट कैलकुलेट करने का तरीका 1 - रूट ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस्ट, या फिर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का तरीका नेट बुक वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय रेट। एग्जाम्पल क्या बन सकती है भाई, कॉस्ट 2 लाख रुपए है, एज्यूम कर लें, रेजिडुअल वैल्यू 20,000 रुपए है, रेजिडुअल वैल्यू पिछले लेक्चर्स में डिफाइन करी गई है, 5 साल की जिंदगी है। अगर आपने रेट कैलकुलेट करना है तो वन माइनस फिर ये रूट ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स है, और ब्रैकेट में क्या है, रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस्ट। अच्छा, रेजिडुअल वैल्यू कितनी है, 20,000, कॉस्ट कितनी है, 2 लाख। सर पावर में आपने ये 1/I24 लिखा है, ये समझ नहीं आया। याद रहे कि जो स्क्वायर रूट होता है, या तो आप रूट ऑफ 5 डालें, 5 साल जिंदगी है, या तो आप पावर 1/5 कर दें। मैं इसको मैन्युअली यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। 1 माइनस, ब्रैकेट खोला, अब पहले तो आप वो चीज़ें लिख लें जो स्क्वायर रूट के अंदर है, यानी कि रेजिडुअल वैल्यू जो कि 20,000 है, डिवाइडेड बाई कॉस्ट जो कि 2 लाख है, और इसकी हम पावर क्या करते हैं, इसकी हम पावर जो है ना वो 1/5, 5 साल है तो 1/5, 6 साल है तो 1/6, 7 साल है तो 1/7। या आप कैलकुलेटर पे अगर रूट इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस रूट पे ऊपर 5 लिख दीजिएगा, एक ही बात है। तो ये देखें 36.9043 परसेंट आ रहा है, 0.36 इसलिए आ रहा है क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई होकर कन्वर्जन नहीं हुई है परसेंटेज में। आप अगर इसको यहाँ पर देखते हैं तो इसको यूं भी देख सकते हैं, ये देखें, ये 36.904266% एक्यूरेट एग्जैक्ट जा रहा है। बहरहाल हम इसको 36.90 ही लिख लेते हैं, लेकिन एग्जाम पर्पस के लिए कोई भी कैलकुलेशन हो वो 4 डेसिमल प्लेसेस के लिए करी जाती हैं। चलिए मैं 4 डेसिमल प्लेसेस तक ही रहने देता हूँ। अब आपने अगर डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है, मिसाल के तौर पे पहले साल की डिप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगी, पहले साल की डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए एक तो ये वाला तरीका है। अच्छा, पहले साल की जो डिप्रिसिएशन है, सॉरी, ये मैंने, एक मिनट इसको हटा दीजिएगा। अच्छा, ये सही है, हमने वो स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से कर लिया था। चलें जी, ये हो गया। पहले साल की डेप्रिसिएशन कैसे आएगी, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में पहले साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए कॉस्ट को रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे।
रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के केस में पहले साल की डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए कॉस्ट को रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। सही है, पहले साल के लिए। तो पहले साल की डेप्रिसिएशन बन गई 73,809। एसेट की कॉस्ट थी 2 लाख, 73,809 की डेप्रिसिएशन लगी, 126,191 कैरिंग अमाउंट बच गई। यही वर्किंग मैंने यहां पर आपको कर भी बता दी है। ठीक है जी। सर ईयर नंबर 2 में क्या होगा, सेकेंड ईयर में क्या होगा? सेकेंड ईयर की जब आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी होगी तो याद रखिए कि कैरिंग अमाउंट पर रेट अप्लाई होगा। पहले साल किस पर अप्लाई हो रहा है रेट? कॉस्ट पर अप्लाई हो रहा है। दूसरे साल किस पर अप्लाई हो रहा है? कैरिंग अमाउंट पर अप्लाई हो रहा है। कैरिंग अमाउंट इफेक्टिवली इज योर नेट बुक वैल्यू एज वेल। तो वहां पर फॉर्मूले में नेट बुक वैल्यू का लफ्ज यूज हुआ है, एक ही बात है। आप देखिए सेकेंड ईयर की डिप्रिसिएशन के लिए मैंने 126,191 को 36.9043% से मल्टीप्लाई किया। थर्ड ईयर की डिप्रिसिएशन के लिए 79,621 को 36.9043% से मल्टीप्लाई किया। फोर्थ ईयर की डेप्रिसिएशन के लिए 50,238 को 36.9043% से मल्टीप्लाई किया। आखिरी ईयर के लिए मैंने 31,698 को 36.9043% से मल्टीप्लाई किया। यहां पर पहली बात जो नोट करने वाली है वो ये है कि पहले साल जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं तो हम परसेंटेज को कॉस्ट से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है जी, ये एक बात हो गई। दूसरी बात जो नोट करने वाली है वो ये है कि जब ईयर नंबर 2 की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी तो ईयर नंबर 1 के एंड वाली कैरिंग अमाउंट पर हम रेट अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, देखें ये जो कैलकुलेशन हो रही है यहां पर, ये 126,191 पहले साल के आखिर में इस एसेट की जो कैरिंग अमाउंट थी उसको हम रेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे पास दूसरे साल की डिप्रिसिएशन आ रही है। अच्छा, यहां पर ये जो चीज है ना, ये आपकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, दैट इज टोटल डेप्रिसिएशन। देखिए ये नंबर 1 की अगर मैं यहां पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की वर्किंग भी दोबारा से कर दूं आप लोगों की आसानी के लिए, ईयर 1 की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब ये है कि 73,809 पहले साल की डेप्रिसिएशन। ईयर नंबर 2 की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब यह है कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों वैल्यूज, तो आप देखें ऊपर 120,378.57 या 379 आ रहा है। जब तीसरे साल की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगी तो उसका मतलब है पहले साल की वैल्यू प्लस दूसरे साल की वैल्यू प्लस तीसरे साल की वैल्यू, यानी कि 149,762 ऊपर मैच हो रहा है। फिर आपके पास ये नंबर 4 पर आप ये 1 को प्लस 2 को प्लस 3 को प्लस 4 को, चारों को ऐड करें तो ये आ रहा है 168,302। और फिर ये नंबर 5 के लिए आप 1 को, फिर 2 को, फिर 3 को, फिर 4 को और फिर 5 को ऐड करेंगे तो ये आ रहा है 180,000। ठीक है, जो कि आपकी डेप्रिशिएबल अमाउंट के बराबर भी है, क्योंकि आपने जब रेट कैलकुलेट किया था तो इस चीज को कंसिडर किया था कि डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या है और दूसरे फैक्टर्स क्या हैं। तो ये आपकी डेप्रिशिएबल अमाउंट के बराबर ही आ रहा है, यानी कि अगर मैं कॉस्ट में से रेजिडुअल वैल्यू को माइनस करता हूं तो 1,80,000 आ रहा था। इफेक्टिवली 1,80,000 इज माई डेप्रिशिएबल अमाउंट। आहिस्ता आहिस्ता जो अमाउंट मुझे डेप्रिशिएट करना था वो जमा होकर 5वें साल के आखिर में 1,80 बन गया। यहाँ पर भी वीडियो को होल्ड कर कर पॉज कर कर अच्छे से एक बार देख लीजिएगा कि क्या क्या बातें हमने करी। आगे बढ़ते हैं। एक और मेथड है सिंपल सा यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड। इसमें हमारे पास कॉस्ट में से रेजिडुअल वैल्यू को माइनस कर कर और यूजफुल लाइफ जो होती है वो यूनिट्स में होती है, यूनिट से डिवाइड कर देते हैं। इफेक्टिवली ये स्ट्रेट लाइन मेथड के फॉर्मूले से मिलता जुलता है। बहरहाल स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल की डेप्रिसिएशन एक जितनी होती थी। यहाँ पर जिस साल प्रोडक्शन ज्यादा होगी, जिस साल ज्यादा यूनिट्स बनेंगे उस साल की डेप्रिसिएशन यहाँ पर ज्यादा होगी। तो इसकी छोटी सी एग्जांपल ये है कि आपके पास कॉस्ट 50,000 है, रेजिडुअल वैल्यू 10,000 है। प्रोडक्शन आपने पहले साल में 1,000 करी, दूसरे साल में 2,000 करी और तीसरे साल में 7,000 करी, यानी कि टोटल आपने 10,000 यूनिट्स की करी प्रोडक्शन। पहले साल की डिप्रिसिएशन कैसे आएगी या डिप्रिसिएशन का रेट कैसे आएगा? रेट कैलकुलेट करने के लिए कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू 50,000 माइनस 10,000 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स जो हम उसकी पूरी जिंदगी में बनाएंगे। तो 50,000 में से 10,000 माइनस किया, 40,000 बच गया और पूरी जिंदगी में 10,000 यूनिट्स बनाएंगे तो 10,000 से डिवाइड किया। इसका मतलब एक यूनिट की जो रेलेवेंट डेप्रिसिएशन है वो
₹4 आ गई। पहले साल की डिप्रिसिएशन पहले साल के यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय रेट, दूसरे साल की डिप्रिसिएशन दूसरे साल के यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय रेट, तीसरे साल की डिप्रिसिएशन तीसरे साल के यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय रेलेवेंट रेट। तो इस तरह से आपने तीनों सालों की डिप्रिसिएशन को किया कैलकुलेट। अच्छा, ईयर 1 2 3 कॉस्ट एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन पहले साल की 4,000 ही है, 46,000 क्या बच गई, कैरिंग अमाउंट, सीए यानी कि कैरिंग अमाउंट। फिर क्या हुआ, फिर आपके पास 50,000 में से 12,000 माइनस हो। सर 12,000 कैसे, पहले साल के 4,000 दूसरे साल के 8,000। और उसके बाद फिर तीसरी बार क्या हुआ, 12,000 प्लस 28,000 यानी कि टोटल 40,000। तो ये आपके पास 10,000 की कैरिंग अमाउंट बच गई। ये मेथड कोई खास मुश्किल मेथड नहीं है। अच्छा, सम ऑफ डिजिट्स मेथड थोड़ा सा नया होगा शायद, सम ऑफ डिजिट्स मेथड देख लेते हैं। कॉस्ट है, रेजिडुअल वैल्यू है, लाइफ है, सम ऑफ ईयर्स डिजिट्स कैसे निकाल लें। देखिए, अगर एक एसेट की जिंदगी 3 साल है, एक एसेट की जिंदगी 3 साल है, 1 साल गुजरा, 2 साल पूरे हुए, 3 साल पूरे हुए। अगर एक एसेट की जिंदगी 3 साल है तो 1 + 2 + 3 इस तरह से सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ ईयर्स डिजिट्स निकालोगे 6 आ जाएगा। सर अगर किसी एसेट की जिंदगी 4 साल होती तो 1 2 3 और 4 और इन सबको ऐड कर देते तो 10 आ जाता। सर अगर किसी एसिड की जिंदगी 5 साल होती, 1 2 3 4 5 और इन पांचों को ऐड कर देते 15 आ जाता। सर अगर 50 साल होती तो क्या 1 + 2 + 3 + 4 + 8 + 9 + 10 +11 50 तक जाते? नहीं, ऐसा नहीं करते। तो फिर क्या करते सर, शॉर्टकट तरीका है n × n+1 ÷ 2। सर ये कैसे बना, ये हमारे पास अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का चैप्टर आपने शायद पढ़ा हो मैथ्स में, उसमें से बना है। आपको इसकी डिटेल्स में जाने की हरगिज ज़रूरत नहीं है। बस आपने क्या करना है, n क्या होगा, जितने साल है, मिसाल के तौर पर किसी एसिड की ज़िंदगी अगर 3 साल है तो n 3 होगा, मल्टीप्लाइड बाई n+1 यानी कि 3+1 यानी कि 4 और डिवाइडेड बाई 2 तो यह आपका आ रहा है 6। ठीक है जी, ये 6 क्या है, ये सम ऑफ ईयर्स कहलाएगा। यानी कि जितने भी साल एसिड की जिंदगी है उनके सालों को अगर 1 2 3 इस तरह लिखा जाए और ऐड करा जाए तो वो 6 बनता है। पहले साल की डिप्रिसिएशन कैसे आएगी, पहले साल की डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए डेप्रिशिएबल अमाउंट कैसे आता है, कॉस्ट में से रेजिडुअल वैल्यू को माइनस कर यानी कि 20 में से 5,000 माइनस कर 15,000, डिवाइडेड बाई जो सम आ रहा है आपका ईयर्स का यानी कि 6, मल्टीप्लाइड बाई कितनी जिंदगी बाकी होगी। अब देखिए, पहले साल में मैं ये कहूंगा 3 सालों की जिंदगी बाकी है, ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई किया। इसमें पहले साल की डिप्रिसिएशन सबसे ज्यादा आएगी क्योंकि पहला जो साल होगा उसमें एसेट की अभी बची हुई जिंदगी भी सबसे ज्यादा होगी। तो देखिए 7,500 आ रहा है। दूसरी बार क्या होगा, सेम चीज, कॉस्ट में से रेजिडुअल वैल्यू को माइनस कर सम ऑफ ईयर से डिवाइड किया, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई किया। 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, 2 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि अभी 1 साल गुजर चुका है, 3 साल टोटल जिंदगी थी तो 2 साल की जिंदगी बाकी है। और आखिर में क्या किया, आखिर में आपने अगेन कॉस्ट में से रेजिडुअल वैल्यू को माइनस कर सम ऑफ डिजिट से, सम ऑफ ईयर्स के डिजिट से डिवाइड किया, लेकिन 1 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि 2 साल गुजर चुके हैं और 1 साल बाकी है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का हमेशा याद रखिएगा कि मतलब टोटल होता है, टोटल डेप्रिसिएशन होता है सारे सालों की, तो वो टोटल्स यहाँ पर आ गए और ये हमारे पास आ गई कैरिंग अमाउंट। ठीक है जी, तो इस तरह से आपने 4 डिफरेंट मेथड सीखे। क्या सर यही 4 मेथड्स हैं, नहीं ऐसा नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड्स हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह ताला आप वो मेथड्स भी सीख रहे होंगे। बहरहाल ये 4 मेथड जो हैं इनका बेसिक सारा आप समझ लें, देख लें, सुन लें, देख लें और स्प्रेडशीट को गो थ्रू कर लें ताकि आपको इन 4 मेथड्स पर प्रॉब्लम ना हो जब हम कोई पास पेपर का सवाल सॉल्व कर रहे हों। ठीक है जी, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मजीद चीज़ें डिस्कस करते हैं। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।